तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर, ठीक है। मार्च 24 है, क्वेश्चन पेपर 22 है। ये रिलीज इतनी जल्दी होता नहीं है, लेकिन थ्रू सम रिसोर्सेज या कुछ ऐसे तरीके से करके ये आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया है। कुछ चीजें इसमें शायद आपको लगें कि ये सीआई पैटर्न के हिसाब से नहीं है, या वो प्रिंटिंग का थोड़ा सा इशू होगा, तो किसी ना किसी ने थोड़ी सी फैब्रिकेट करी है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी आदिल। अच्छा, सो दिस इज मार्च 24 क्वेश्चन पेपर 22, अभी मैंने बताया, ठीक है। मार्च 24 क्वेश्चन पेपर 22, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, टेबल 1.1 लिस्ट सम एसआई क्वांटिटीज, कंप्लीट द टेबल बाय इंडिकेटिंग विद अ टिक व्हिच रोज आर एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। कौन सी रोज एसआई बेस्ड क्वांटिटीज है यहाँ से? करंट एंड मास, सो आई विल टिक करंट एंड आई विल टिक मास, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास एसआई बेस्ड क्वांटिटी नहीं है। यूज द डेफिनेशन ऑफ पावर टू डिटरमाइन इट्स एसआई बेस्ड यूनिट्स। पावर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशनल फॉर्मूला ऑफ पावर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, सो वी विल से dw by dt, या फिर आप ये भी कह सकते हो, you can also say that it is the delta w over the delta t, and then you can start working on that. work done हम कैसे लिख सकते हैं? We can write work done as force into distance and divided by time. ये क्या बन जाएगा? ये हमारे बन जाएगा kg meter per second square into meter divided by second. So your answer is going to be kg meter square per second cubed, ठीक है। ये हो गए हमारे पास पावर के derived units, easy peasy सवाल अभी तक। A light meter is used to measure the intensity of light in a classroom. Daylight is incident normally on the sensor of the meter. The sensor has an area, Walaikum Assalam Abdul Hadi. The sensor has an area of 2.2 centimeter square. The reading on the meter is 950 watt per meter square. Calculate the power of the daylight incident on the sensor. कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? Intensity equals to पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। और अगर मुझे पावर निकालनी है, सो पावर कैसे निकलेगी? पावर निकल आएगी हमारे पास इंटेंसिटी इनटू एरिया करके। अच्छा, अब इंटेंसिटी क्या दी हुई है? 950 वॉट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। एरिया हमको दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 2.2। और अब अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, ये एग्जामिनर जो है वो अब से चेक करना शुरू कर दिया है। सो 10 टू द पावर -2 इज फॉर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू मीटर, एंड देन यू हैव टू स्क्वायर दिस कन्वर्जन, अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में तब्दील करना है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द पावर आउट। सर विल यू टेक मॉक? यस माहीन, इंशाल्लाह ऑन द वीकेंड। 0.209 वॉट्स अकॉर्डिंग टू मिशाल। राउंड ऑफ कितना करूं इसको? How much should I round it off? We should round it off to two significant figures, क्योंकि two significant, तो आंसर हमारा two significant 0.21 watts आ जाएगा। कोई परेशानी यहां तक? Anything that is confusing till over here? आपने स्क्वायर क्यों किया? मैंने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हम सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 10 पावर -2 सेंटीमीटर की होती है। अगर तुम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करो तो मैं कन्वर्जन को स्क्वायर करना पड़ जाएगा, ठीक है। अभी तक आसान है, चलो अल्लाह का शुक्र है। सर मंडे को स्टैट्स का पेपर है। हाँ रुबैफा, आई नो, तो मैं सैटरडे को ले लूंगा मॉक, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइन एक्सेलरेशन, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैंने आगे भी लिखवाया हुआ है कि इन स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई बच्चा ये नहीं लिखे तो कोई मसले की बात नहीं है, इन स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन अगर ना लिखे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आदिल पूछ रहे हैं, मैं इसको जरा यहाँ पे रीइंस्टेट कर दूं, ठीक है। मैं यहीं पे इसी के साथ ही कर रहा हूँ ये चीज रीइंस्टेट। भाई अगर आपने एक सेंटीमीटर को एक मीटर में तब्दील करना है, ठीक है, तो आप क्या करते थे? आप 10 टू पावर -2 करते थे, राइट। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1 मीटर स्क्वायर, यू विल डू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब to 1 meter cube, you're going to multiply the conversion, मतलब आप उस कन्वर्जन को क्यूब कर दोगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, ये चीजें आ रही हैं अब A2 में बहुत टेस्ट हो रही हैं, आप A2 में जाओगे तो आपको बहुत दिखेगा। इस चीज का ख्याल रखना, जब सेंटीमीटर मीटर है तो वैसे ही कन्वर्जन, जब स्क्वायर टू स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे कन्वर्जन को, और सिर्फ कन्वर्जन को स्क्वायर किया जाएगा, ये बात भी याद रहे। ये मत कर बैठना कि यहाँ पे जो है वो पूरे लेके पूरे के पूरे 2.2 इंटू -2 को पूरा का पूरा स्क्वायर मार दिया, ये नहीं करना आप। आपने सिर्फ कन्वर्जन को स्क्वायर करना है जब आप कन्वर्ट कर रहे हो क्वांटिटी को, ठीक है आदिल, अब क्लियर। अगर कैलकुलेटर भूल जाओ, अगर तुम इसको
अब तुम इसको कैलकुलेटर में अगर ये डाल दोगे तो यार इसको देखना पड़ेगा, वैसे तो तुम इसको मैनुअली भी देख सकते हो, 10⁻⁴ बन जाएगा ना ये, तो तुम कैलकुलेटर में सीधा सीधा 10⁻⁴ ही डाल दो, ठीक है। However, it's convenient. I am not sure what's the question actually, Mashood. अच्छा, then क्या है, an Olympic diver stands on a platform above a pool of water as shown in figure 2.1. ठीक है, ये डाइवर है, ये प्लेटफॉर्म है, 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल पे है ये, और इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी दिखाई हुई है 5.9 मीटर पर सेकंड। ये जाता है एंड सो ऑन सो फॉर, देन दिस डाइवर इवेंचुअली गोज इनटू दी वाटर। सर जब हम मीटर से मीटर स्क्वायर जाना तब होल करेंगे, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये जा रहा है, इसमें व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, ये जो यहां से उड़ता हुआ यहाँ चला गया, ये किस चीज का सवाल होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग माइट ऑलवेज बी यूजफुल टू आइडेंटिफाई कि भाई किस चीज का ये हमारे पास सवाल है। हाफ प्रोजेक्टाइल नहीं एक्चुअली, आदिल फुल प्रोजेक्टाइल ये, बिकॉज यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल तो ये जब ये होता है, ये नहीं है, ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे तरफ आएगा, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, ये आपके पास आ गया, ये पर्सन है, ही इज परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। When the diver is on the platform, his center of gravity is a vertical height of 9 meter above the surface of the water. ट्रैजेक्टरी इज नॉट, क्या कहते हैं, अच्छा ये मार्क हुआ 9 मीटर। ट्रैजेक्टरी का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि जो पाथ आपने लिया, ठीक है। जैसे जहाज की ट्रैजेक्टरी क्या है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट है मीनिंग उसका। ट्रैजेक्टरी इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ट्रैजेक्टरी जो है वो बहुत ही जनरल सा लफ्ज है जो बोलता है कि इस चीज का पाथ ये था। अच्छा, the diver jumps on the platform with a velocity of 5.9 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. ये सब कुछ हमारे लिए marked already in the figure. Air resistance is negligible, very important. When the diver hits the surface of the water, his center of gravity is a vertical height of 1.2 meter above the surface of the water. ठीक है, तो जब ये hit करता है तो इसकी center of gravity 1.2 meter above the surface of the water. Calculate the speed of the diver at the instant he hits the surface of the water. भाई इसका as he is hitting the surface of the water, इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे हम? How do I work out his speed? V square equals to U square plus 2s. अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हैं। You have got two ways to do this, ठीक है। What are the two ways? You can use equations of motion, आप उससे भी कर सकते हो, और आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू इट एनर्जी कंजर्वेशन से भी, दोनों तरीकों से। बस एक बात आपको ध्यान में रहे कि आपको क्या चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। स्पीड का मतलब क्या है, रिजल्टेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। यू नीड दी रिजल्टेंट, सही है। सो यू कैन डू इट इन बोथ मैनर्स नाउ। सर हाउ एनर्जी कंजर्वेशन, नो मास ऑफ डाइवर, देखते हैं अब्दुल हादी, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, मैंने आपको बताया जब भी एनर्जी कंजर्वेशन मास नहीं दिया हुआ लेकिन लग रहा हो मुझे मास चाहिए, तब इक्वेशन लिखो, नजर आ जाएगा कहां से आएगा। अच्छा, वो हम देख लेते हैं बहरहाल। अच्छा, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन मार करूंगा तो क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है और कोई फोर्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से डेल्टा के ई विल इक्वल टू डेल्टा जीपीई, ठीक है। मैं दूसरे वाले तरीके से काइनेटिक इक्वेशन की मोशन से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों से करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। सो वी कैन यूज डेल्टा के ई इक्वल्स टू डेल्टा जी पी ई, राइट। ऑब्वियसली ये इनपुट है, वो आउटपुट है, काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज करिए, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या कैसे निकाली जाएगी, एम जी एच से, और ये निकाली जाएगी हाफ एम v square minus u squares, ठीक है। Now we can see Abdul Hadi that the mass and the mass will cancel out, so there was no need of the mass in the first place. अब हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ v square क्या है, हम निकालना चाह रहे हैं वो फाइनल वेलोसिटी जो इस बंदे की है ऐसे, वो क्या है वो हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो v square तो v square ही है, लेट्स कीप दैट इज एज इज। u square क्या है, वो आपका 5.9 स्क्वायर जाएगा, ठीक है, नॉट 5.960 sin 60, 5.9 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या लेती है, स्पीड लेती है, वो कोई कंपोनेंट नहीं लेती, तो हम अभी स्पीड ही डाल देंगे पूरी की पूरी 5.9 स्क्वायर, ठीक है अब्दुल हादी। सो ये हो जाएगा 5.9 स्क्वायर एंड because there is no air resistance, air resistance is negligible, yep, if there is no air resistance, और तो इस पूरे हवा में था ना ये तो पूरा इस टाइम, तो हवा में और तो कोई चीज नहीं कर सकती, इसकी एनर्जी नहीं ले सकती, राइट। अच्छा, एंड देन ये आपके पास आ जाएगा जी क्या है आपका, आपके पास आपका जी आ जाएगा
एक सेकंड मशहूद, तुम्हारी क्वेरी भी क्लियर करता हूँ। 9.81 और हमारा डेल्टा एच क्या है, सॉरी डेल्टा एच होना था, इसको डेल्टा एच कर देते हैं। डेल्टा एच क्या है, 9 माइनस 1 पॉइंट, ठीक है। सो 9 माइनस 1.2 एंड वी कैन वर्क आउट हमारी वी स्क्वायर यहाँ से क्या आ रही है, ये आ जाएगी 9.81 इंटू 9 माइनस 1.2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, ठीक है। ये हमारा 2 पर गया और ये उधर जाके प्लस 5.9 स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन फाइनली, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ बाहर से। फाइनली ये सब करने के बाद इसका अंडर रूट भी ले लेना ऑन बोथ साइड्स एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ द वी। मैं आप मैंने सब लोगों के क्वेश्चन पढ़े, मैं सबको समझाऊंगा अभी क्या होगा। मुझे क्या आंसर दो, फिर मैं समझाता हूँ सब लोगों के क्या क्वेरीज आ रही है। फुली इट कम्स आउट टू बी 13.7 meter per second. Okay, so it's coming out to be a 13.7 0. Okay, 13.7 में कह रहा हूं, तुम लोग के आंसर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 7056 है। ओके, अच्छा, सबसे पहला एक क्वेश्चन आया मशहूद का क्वेश्चन क्या था, मशहूद का क्वेश्चन ये था, सर वर्टिकल है तो फिर साइन 60 क्यों नहीं लेंगे, मेरा बच्चा वर्टिकल नहीं है। जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं तब तो काइनेटिक एनर्जी लोगे ना। मैं वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं लगाना। जब एनर्जी कंजर्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी टेक स्पीड्स, हमने डिस्कस करा ना, कन्वेंशन के हिसाब से कभी नहीं डालते हैं उसमें, ठीक है, और उसमें पूरी की पूरी स्पीड डाल दो काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी में कोई रेजोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं करी, मैंने एज इट इज यहां से स्पीड उठाई, एज इट इज यहाँ की स्पीड निकाल, ठीक है, कोई कंपोनेंट नहीं निकालना। और इधर आंसर हमें क्या चाहिए, हमें वो रिजल्टेंट का ही चाहिए, ठीक है। अब्दुल हादी में बता देता हूँ, ठीक है मशहूद, इज दिस क्लियर। अच्छा, दूसरी बात आपके पास कहां से आ जाती है, दूसरी बात आपके पास आ जाती है, हमदा ने पूछा सर हमने 9 क्यों नहीं लिया है, 9 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया, ये 9 क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया, 9 नहीं लेंगे ना। देखो, ये याद रखना कि तुम्हारा जो, जहां से तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हो ना, कि वो कहां से एक्ट कर रहा है, वो तुम अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हो, जहां से तुम्हारा वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। इधर स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने बोला है भाई तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.2 मीटर्स अबव है, तो यू कैन नॉट टेक इट एज जीरो। 9 माइनस जीरो नहीं लोगे तुम, यू नॉट गोइंग टू टेक इट एट द टिप ऑफ हिज हैंड्स, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोगे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पॉइंट है जहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं सारा का सारा वेट यहां से एक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इस पॉइंट से निकल जाएगी, ठीक है हमदा। सर आई फॉरगॉट अ लिटिल बिट, कंजर्वेशन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो, ठीक है, क्लोज सिस्टम हो, तब तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है, तब तक तुम लगा सकते हो। बस ये बात ध्यान में रहे कि अगर तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है और तुम्हें पता नहीं है एयर रेजिस्टेंस क्या है, तो फिर उस केस में जो है वो नहीं लगेगी एंड सो फॉर्थ, तो उसमें देख दिखा के हमें करना पड़ेगा। 9 है वो हेड से होता है तो फिर भी हम माइनस करते, भाई देखो अगर यहाँ का हेड दिया होता वहां का भी हेड दिया तब भी तुम माइनस करते, ठीक है, तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स का माइनस करना है। वैसे हेड से देंगे नहीं, हेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो नहीं सकता, तो ये इसके बंदे के कहीं बीच बीच से ही दिया हुआ है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रही, ठीक है, वहां से दिया हुआ है 9 पहले केस में और फिर बाद में दिया हुआ 1.2, तो तुम जहां से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से लोगे उसकी वर्टिकल हाइट क्या है, सही है। मशहूद योर आंसर इज रॉन्ग, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज तुमने रिजल्टेंट नहीं निकाला है, ठीक है, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे उससे भी सही आएगा, लेकिन तुम्हें फिर रिजल्टेंट नहीं निकाला। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा काइनेमैटिक्स करता तो काइनेमैटिक्स में बस उसकी वर्किंग हल्की सी लंबी होती, ठीक है, हल्की सी लंबी क्या, सिर्फ उतनी ही होती, बस को एक और चीज रियलाइज करनी थी। अब हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.9 cos 60, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.9 साइन 60, राइट। अब हम सबको पता है कि भाई हमारा जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, अगर वो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, सो देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, 5.9 cos 60 ही रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 5.9 sin 60 वो चेंज करेगी, उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और मिसाल ने पहले ही बता दी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दे। वो क्यों, बिकॉज टाइम नहीं दिया भाग, हमें डिस्टेंस पता है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। सो इफ आई अप्लाई, अगर मैं ऑल्टरनेट चीज करूं और मैं अप्लाई करना चाहूं इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर मुझको निकालना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान में रहे, मैं अभी वर्टिकल केस सिनेरियो में लगा रहा हूं, ठीक है, नॉट एट द ओवरऑल। सो v y स्क्वायर आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट,
uy square, remember for kinematics always make a convention, so I'm taking upwards is positive. 5.9 sin 60 ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे हम. So this shall become 5.9 sin 60 whole square plus 2. Acceleration is 9.81 downward, so that shall be minus 9.81. And your displacement, देख लेते हैं एक सेकंड देख लेते हैं मशहूर. अगर तुमने कोई वर्ड मिस्टेक करी होगी तो वो भी नजर आ जाएगी. कुछ नहीं भी हुआ. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेनी है. डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? 9 माइनस 1.2 है. 9 नहीं है, 9 माइनस 1.2 है. आप अभी 9 पूरा कवर नहीं किया, आप 9 माइनस 1.2 पे हो. ठीक है, सो मैं जो हूं वो डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं एज 9 माइनस 1.2. एंड वी कैन वर्क आउट द वर्टिकल वेलोसिटी के वो क्या आ रही. वंस अगेन जस्ट रूट दिस आंसर टू गेट द वर्टिकल वेलोसिटी. क्या आ रही है वर्टिकल वेलोसिटी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, इनिशियल मोशन क्या है? इनिशियली वो ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिया, जी डाउनवर्ड्स नेगेटिव हो गया. ठीक है, एक सेकंड. हाँ मैं तो अपना सवाल पूछ लेना. 13.38, मुझे उसके लिए वो लगाने पड़ेंगे, एयरफोन लगाने पड़ेंगे ना. हाँ मेरे 13.38 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. ठीक है, अच्छा. फाइनली अब अगर आपसे बोलूं भाई इसकी स्पीड निकाल दो, तो आपको रिजल्टेंट लेना होगा. रिजल्टेंट कैसे लोगे? 13.38 होल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल क्या है हमारा? 5.9 cos 60 है, उसको भी आप स्क्वायर कर लोगे, and then whole under root your answer and you will get your speed. तो इससे मोस्ट प्रॉब्ली स्पीड आपके पास वापस से 13.7 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी. ठीक है, आइदर वे यू डू यू विल गेट दी सेम आंसर. अच्छा, अब अगर हम देखें हमारे पास टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी, सो आई शैल राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 14 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, 9 माइनस 1.2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्यों किया? वाई डिड वी स्क्वायर रूट? रिजल्टेंट निकाले ना. रिजल्टेंट कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम याद है? वर्टिकल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर होल अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम ना. वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा ये आ रहा है 13.38, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा ये आ रहा है 5.9 cos 60. तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इन दोनों का हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट चाहिए. ठीक है, अच्छा सर मेरा कैलकुलेटर एरर दे रहा है. कौन ये चीज डाल के ये एरर दे रहा है? कहाँ पे एरर दे रहा है? ऊपर वाला यहाँ पे इसका एरर दिया है इसमें. बाकी बच्चों ने कैलकुलेट इसका एरर आ रहा था क्या? -9.81 डालने की वजह से. हाँ आ रहा है, तो हमारा नेगेटिव में आ रहा है अंदर की वैल्यू. यानी मैंने एक बेवकूफाना मिस्टेक कर लिया. बिल्कुल सही. तो यस, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज. एक मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे. -9.81 की वजह से नहीं है. असल में ये मसला है कि मैं अपनी डिस्प्लेसमेंट ले कहां से रहा हूं. ठीक है, आई मेड दिस स्लाइड सी ओवरलुक, मैंने चीज कर दी. डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, तो अगर मैं अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा हूं, इफ आई एम सेइंग दैट माय डिस्प्लेसमेंट इज 9 माइनस 1.2, we have to take it as a negative because right now I am below my fixed frame of reference. ठीक है, तो ये -9 माइनस 1.2 है बेसिकली. आपका जो भी आएगा, आप 9 माइनस 1.2 जो कर रहे हो, एक काम करते हैं इसको ऊपर ही कैलकुलेट कर. सो दिस शैल बी 9 माइनस 1.2, ये आ गया हमारे पास -7.8. सो पुट द डिस्प्लेसमेंट एज ए -7. सही है. नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें माइनस जो है वहां से हटाना था. अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फिर से बता दूं, बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है. -7.8 डालना था. ठीक है, अच्छा मैंने बस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी. मैंने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देख के नहीं डाली. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है मेरी, और मैंने अपवर्ड्स पॉजिटिव बोला हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1.2 जो तुम निकाल रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट, ये डाउनवर्ड तुम्हारे पिक्चर, तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन दैट इज अ नेगेटिव. ठीक है, अच्छा हामिद का जो है वो सवाल भी आंसर करने दो. हामिद बेचारे रुके हुए इतनी देर से. हामिद, अच्छा हामिद, ये सवाल तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन वाले से रिलेटेड है ना? मैंने यहाँ पे किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली चीज. यहाँ पे भी वही चीज करी, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में समझाया था वो. तुम्हारा किस पार्ट से रिलेटेड? वर्किंग नंबर 1 और वर्किंग नंबर 2? दोनों?
भाई देखो तुम दोनों से कर रहे हो, बंदा तुम कहां से लेते हो उस बंदे का, ठीक है। न्यूटोनियन फिजिक्स की हमेशा ये सिंप्लीफिकेशन रही है कि भाई तुम उस पूरी चीज का एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड ले लो कि यहाँ से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस बंदे का पूरा मास मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तुम निकालोगे हामिद, तो तुम इसी पॉइंट से निकालोगे, तुम कहीं और से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तुम यहीं से निकालोगे, कहीं और से नहीं निकाल सकते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास से ही निकलती। तो अभी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 9 मीटर अबव थी, यहां तक आने तक इसकी 1.2 मीटर अबव थी। तुम ये नहीं देखोगे ये टच कर रहा है, तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखोगे वो कहाँ है, ठीक है। ग्रेविटेशन एनर्जी वेट लेते हैं ना, उसमें mg वेट है, तो वेट कहां से ऐड कर रहा है, वो यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐड कर रहा है। इसलिए मैंने एनर्जी वाली में 9 - 1.2 किया। जहां तक बात हमारी इस बात की आती है कि मैं इधर डिस्प्लेसमेंट में क्यों कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड सी बात नहीं है। वही सेंटर ऑफ मास, इसका भी सेंटर ऑफ मास किधर है, अभी ये बंदा यहां पे है। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज अ -9 - 1.2, ठीक है, -7.8 का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अच्छा जी। और कोई सवालात होंगे सर? एनर्जी वाले मेथड से जीपीई इनपुट होगी, जी मशहूर, जीपीई इनपुट है, डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी आउटपुट है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, द डाइवर इन बी एंटर्स द वाटर एंड decelerates. Describe and explain the variation of the viscous drag force acting on the driver in the water as he moves downwards. Yes, Abdul Hadi. तो व्हाट्स द वेरिएशन ऑफ द विस्कस ड्रैग फोर्स एज ही मूव्स डाउनवर्ड्स, एज वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स की वेरिएशन क्या होगी? वेरी गुड, सो हिज ड्रैग फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि जब ये पानी के अंदर घुस रहा है तो इधर क्या लिखा हुआ है, when he enters the water he starts to decelerate, यानी इसकी वेलोसिटी गिरना शुरू हो जाएगी। यानी जैसे ही ये पानी में घुसा बहुत सारी ड्रैग फोर्स पे एक्ट कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये स्लो डाउन होता जाएगा वैसे वैसे ड्रैग फोर्स स्लो डाउन होते होते कम कम होते इवेंचुअली दोनों की दोनों चीजें जीरो हो जाएंगी। राइट, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन, as he moves downwards his speed decreases and the drag force also decreases. अच्छा, मैं ये नहीं लिख रहा कि ये जो है वो जीरो तक डिक्रीज करेगी, हो सकता है कहीं बीच में टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए, वी डोंट नो। सो लेट्स जस्ट से as he moves downwards his speed decreases and the drag force also decreases. बस आई थिंक काफी, 2 मार्क्स हो गए। स्पीड डिक्रीज करी, ड्रैग फोर्स भी डिक्रीज करेगी। The diver has a volume of 7.5 into 10 to the power the diver has a volume of 7.5 into 10 power 2 meter cube. The density of the water is 1 into 10 power 3 kilogram per meter cube. Show that the upthrust acting on the diver when he is underwater is 740 newtons. Very good. So we can work out the upthrust using rho g v, ठीक है। Rho of the fluid into g into v. Rho of the fluid क्या है? 1 into 10 to the power 3. Diver has a volume of that much, 9.81 into 7.5 into 10 to the power -2. Hopefully this comes out to be 740 newtons. Achha. At particular instant when the diver is entirely underwater, his horizontal velocity is 0. The viscous drag force acting on him, सर ऊपर रिजल्टेंट भी कम होगी ना? रिजल्टेंट कम नहीं होगी। अच्छा, बेसिकली देखो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। जब ये बंदा यहाँ पानी में घुसता है ना, व्हेन ही इज इन द वाटर, सो लेट्स ड्रॉ अ फ्रेम दैट ही इज इन द वाटर, ठीक है। तो जब ये अंदर है पानी के, तो अब इस पे 3 फोर्स एक्ट कर रही है। एक इसका वेट होगा, ठीक है। दूसरी फोर्स क्या है इस पे? दूसरी फोर्स पे अपथ्रस्ट है, और क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर तीसरी फोर्स होगी विच इज द ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब अगर रोवेफा ड्रैग फोर्स इवेंचुअली कम हो के खत्म हो रही है तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी ना, बिकॉज तुम्हारी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स है कि मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव बोल दूं तो इट शैल बी वेट माइनस अपथ्रस्ट माइनस द ड्रैग फोर्स, एंड इफ योर ड्रैग फोर्स इज डिक्रीजिंग तो क्या होगा? तुम्हारी नेट फोर्स तो इंक्रीज करेगी ना। तो अभी छोटी छोटी चीज सबट्रैक्ट करे जा रही है, राइट रोवेफा? नहीं नहीं, सही है मारिश, बिल्कुल सही है। अच्छा,
इतनी राउंडिंग ऑफ चलती है, टू सिग्निफिकेंट में यही करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मसूद लिख सकते हो, लेकिन ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज ही इज मूविंग डाउनवर्ड्स हिज स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड द ड्रैग फोर्स विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, ये है मेन मार्क्स वाले पॉइंटर्स। डिस्क्राइब, हमने डिस्क्राइब कर दिया ड्रैग फोर्स डिक्रीज करेगी, और क्यों डिक्रीज कर रही है एक्सप्लेन कर दिया, हिज स्पीड आल्सो डिक्रीजेस। हाँ, इसके बाद अगर तुम लिखते हो कि मे बी द drag force decreases so much that eventually the diver attains equilibrium and so his drag force becomes constant, वो बात सही है, लेकिन ये बात लिखना बहुत जरूरी है कि पहले डिक्रीज करे, डिक्रीज करते करते अगर वो कहीं जाके कांस्टेंट होती है वो तुम लिख सकते हो जरूर, इसमें उसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी पहले ये दो पॉइंटर्स होने चाहिए मौजूद। अच्छा सर, व्हाट इफ वी राइट वेलोसिटी डिक्रीजेस इंस्टेड ऑफ स्पीड, मोई सही है, कोई मसले की बात नहीं है, not an issue. At a particular instant when the diver is entirely underwater, his horizontal velocity is 0. The viscous drag force acting on him at this instant is 950 Newton vertically upwards. The diver has a mass of 78 kg. Determine the magnitude and the direction of the acceleration of the diver. So what can we do? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अच्छी बात हुई, हमसे रुबैफा ने पूछ लिया, और मैंने आपको दिखा दिया कि वेट माइनस ड्रैग फोर्स माइनस अप थ्रस्ट जो है इसके ऊपर नेट फोर्स है, राइट। आई होप वही डायग्राम क्लियर हो सबको कि ये इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। इसका वेट चाह रहा है कि इसको नीचे ले जाए, ठीक है, इसकी ड्रैग फोर्स इसको कह रही है कि सॉरी अप थ्रस्ट कह रही है ऊपर जाओ, और ड्रैग फोर्स भी साथ साथ कह रही है बेटा ऊपर जाओ, ठीक है। तो अभी इसका वेट माइनस ड्रैग फोर्स माइनस अप थ्रस्ट है। दूसरा हमें एक्सेलरेशन चाहिए है, सो वी नो दैट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स माइनस अप थ्रस्ट, राइट। स्टिक मैन है, ठीक है। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन कैन बी वर्कड आउट, वेट क्या है, मास है 78 kg, सो 78 इंटू 9.81। ड्रैग फोर्स क्या है इसके ऊपर, 950 न्यूटन की ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड्स, और अपथ्रस्ट क्या है इसके ऊपर, अपथ्रस्ट इसके ऊपर 740 न्यूटन है जो उन्होंने ऊपर निकलवाई, एंड देन इवेंचुअली डिवाइड बाय हिज मास व्हिच इज 78 kg. What is the net acceleration coming out to be? Give me with the sign as well. माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली माइनस में आएगा, -11.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझको टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है तो हमारे लिए तो नो ब्रेनर है कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा। और डायरेक्शन क्या है इसकी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन, अपवर्ड्स है, क्यों, बिकॉज मैंने वेट को डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया है, माय कन्वेंशन इज लाइक दिस, वेट डाउनवर्ड्स पॉजिटिव माइनस ड्रैग फोर्स माइनस अपवर्ड्स, यानी जो वैल्यू माइनस में आएगी वो अपवर्ड्स होगी, सो वी आर गोइंग टू से दैट इट्स गोइंग टू बी अपवर्ड्स। सही, दोबारा एक्सप्लेन कर दें, क्या एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, हमने इसमें क्या किस चीज में स्पेसिफिकली मसला आ रहा है, मिनिमम एसएफ तक करते हैं जी, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करोगे। अब्दुल हादी 6:15 तक खत्म हो जाएगी क्लास, क्या मतलब दे इंटेल मारेज, बताएं ना बताएं, अपथ्रस्ट तो है ना, पानी में ना ये बंदा, तो अपथ्रस्ट तो होगी, ठीक है, वो ऑलरेडी तुमसे निकलवा चुके हैं कि भाई ये काफी सिग्निफिकेंट थी अपथ्रस्ट। अच्छा, min plus 1 is also fine, right? No, मिशाल, ये इक्वेशन दैट्स नॉट फाइन, यू हैव टू राउंड ऑफ स्ट्रिक्टली टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, min plus 1 ऑलराइट नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन कैसे बनाई, इक्वेशन कैसे बनाई हमदा, ये बात समझ में आई कि इस पे इसका वेट एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट एक्ट कर रही है, ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, ये तीनों फोर्सेस समझ में आ गई, इस तरह से क्यों एक्ट कर रही है, राइट। वेट हमेशा डाउनवर्ड्स, अपथ्रस्ट अपवर्ड्स, ड्रैग फोर्स भी अपवर्ड्स, उन्होंने बताया था आपको। अच्छा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हम ना नेट फोर्स मेरी मैं कह रहा हूँ मेरी कन्वेंशन इज डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है, तुम कन्वेंशन उल्टी भी ले सकते हो, उससे कोई मसला नहीं होगा, यू कैन टेक द कन्वेंशन ऑपोजिट एज वेल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, अब मुझे पता है वेट पॉजिटिव हो गया, ड्रैग फोर्स नेगेटिव हो गई, अपथ्रस्ट नेगेटिव हो गई, और ये क्या दे रहे होंगे मुझे, मेरी नेट फोर्स दे रहे होंगे, ठीक है। अब मुझे अगर नेट फोर्स के जरिए से एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम सबको पता है क्या होता है, वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मैंने नेट फोर्स को हटा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, और मैंने मास डिवाइड कर दिया, सारी चीजें डाली, मेरे पास मेरा आंसर आ गया, परफेक्ट। आगे चलते हैं, अब क्या है, अ थिन मेटल वायर ऑफ डायमीटर 1.2 into 10 power minus 3 is used to suspend a model planet as shown in figure 3.1. वायर है और ये मॉडल प्लैनेट है आपके पास, the variation of the stress, the variation with strain of the stress for wire
x is shown in figure 3 point. स्ट्रेन दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, ग्राफ दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। आगे क्या पूछा हुआ है, आगे नीचे तो कुछ नहीं। The strain in x is this much. Use figure 3.2 to calculate the force exerted on the wire by the model planet. ठीक है, स्ट्रेन बताया हुआ आपको इतना है, बोल रहे हैं फिगर को इस्तेमाल करके फोर्स निकाल लो। तो क्या करेंगे, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन की वैल्यू पे देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या है और फिर फोर्स अपॉन एरिया लगा देते हैं। तो स्ट्रेन क्या है, 5.4 इंटू 10 टू द पावर -3, नॉट रेशियो, 5.4 इंटू 10 टू पावर -3, ये आ गया 5.4 इंटू 10 पावर -3। इसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्ट्रेस वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.72 गीगा पास्कल्स, ठीक है। सो आई एम गेटिंग अ करस्पॉन्डिंग जो है वो स्ट्रेस वैल्यू ऑफ 0.72 गीगा पास्कल्स and then force over area that equals to 0.72 into 10 to the power 9। अच्छा, अब एरिया हमको बताया था क्या, डायमीटर दिया हुआ 1.2 into 10 to the power -3 is the diameter। और हम एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर हमने एरिया निकालना हो यूजिंग द डायमीटर, सो वी कैन इजीली डू दैट विद 0.72 एरिया में ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक ही को में, पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, डी इज 1.2 इंटू 10 पावर -3, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू योर फोर्स। What is the force working out to be? वायर सर्कुलर नहीं होते, माशा, वायर फिर क्या होते हैं 814। ये कैसी बात कर दी आदिल, वायर फिर क्या होते हैं, वायर की क्रॉस सेक्शन क्या होती है, सर्कुलर नहीं होती। एंड यस, आंसर 810 होगा, 2 सिग्निफिकेंट लाइंस, ठीक है। यार आदिल यार ऐसी बातें नहीं करो तुम, ओवल ओवल कर लेना अब, ठीक है। ओवल का फॉर्मूला याद करके जाओ, उससे करके आना। अब खबरदार तुमने सर्कल का इस्तेमाल किया, ठीक है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू आर करेक्ट, तुम्हारी बात गलत नहीं है। तुम बोल रहे हो ना ओवल होता है, हो सकता है सर्कल इज नॉट अ गुड वे टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अ वायर, यू माइट बी परफेक्टली करेक्ट इन दैट, ठीक है। बट द थिंग इज आदिल, वी यूज सिंप्लीफिकेशन, पूरी की पूरी फिजिक्स जो है इज बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। पूरी चीज करना बहुत ज्यादा ख्वारी है। हम क्या करते हैं, वी टेक गुड इनफ एस्टिमेट्स, गुड इनफ सिंप्लीफिकेशंस। तो तुम्हें ओवल इस्तेमाल करना तो ओवल इस्तेमाल कर सकते हो सकता है तुम्हारा आंसर और अच्छा आ जाए, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूजिंग अ सर्कल इज वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड इज उसके बराबर। तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अब ये तुम्हारा पर डिपेंड करता है तुम ओवल का फॉर्मूला याद करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। ट्रायंगल भी वायर्स होती हैं, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी भाई कभी ट्रायंगल वायर्स। अच्छा, लेकिन होती हैं। तो अब अगर आपके घर में ऐसी ट्रायंगल वायर लगी है तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा ट्रायंगल का फॉर्मूला। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x इज 0.31 joules। कैलकुलेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर बिफोर द मॉडल प्लांट वाज अटैच्ड, ठीक है। सो इलास्टिक पोटेंशियल हमको ये दी हुई है, व्हाट वी कैन डू, क्या करेंगे इसमें, हाफ एफ एक्स लगा लें, हाफ एफ एक्स लगाएं। अच्छा, हाफ एफ एक्स लगाने के बाद क्या करेंगे, एफ निकालेंगे, ये बोल रहे हो, नहीं, हाफ एफ एक्स लगाएंगे तो फिर कैसे आएगा आंसर, इफ आई पुट हाफ एफ एक्स, अच्छा ये ऊपर के हिसाब से ही दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये यही एफ दिया हुआ है, ठीक है। अगर अगर यही एफ की बात हो रही है, सही है, आई थॉट वो नहीं दिया हुआ, हाँ ठीक है, फिर सही है। सो वी कैन डू, योर इलास्टिक potential energy will be equals to half into f into x. So therefore you can work out your x by dividing the elastic potential energy, sorry, multiplying by 2 and then dividing by the force। 810 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये क्या आ रही है आपके पास वैल्यू, 7.65 into 10 to the power -4, okay। And then Rubefa is telling me the next step, we all know strain क्या होता है, strain होता है delta L upon original length, right? So the strain was, according to them, it was 5.4 into 10 power -3. Your delta L is 7.65 into 10 power -4.
and we're wanting to work out L naught. L naught क्या हो जाएगा 7.65 into 10 to the power minus 4 divided by 5.4 into 10 to the power minus 3. 0.14. Oh, he has gotten such an okay. So yeah, 0.14. ठीक है, I'm going with you guys because I don't see any incorrect things in our working and I don't trust others. अच्छा, wire X is replaced by a new wire Y with the same original length and diameter but double the Young modulus of X. Wire Y also obeys Hooke's law. ठीक है, wire X is replaced by a new wire Y with the same original length and diameter but double the Young modulus of X. आपने जो है वो double the Young modulus कर लिया है. Where Y also obeys Hooke's law. On figure 3.2 draw a line representing the variation restraint of the stress for Y. ठीक है, हम सबको क्या पता है, हम सबको पता है कि Young modulus जो होता है वो stress over strain होता है, राइट? वो कह रहे हैं सेम ओरिजिनल डायमीटर, सब कुछ सेम है, बस आपका यंग मॉड्यूलस डबल हुआ है. तो यंग मॉड्यूलस अगर हमारा डबल हुआ है तो फिर अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बेसिकली इफ यू लुक एट दिस, स्ट्रेस इज ऑन द वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन इज ऑन द एक्स एक्सिस. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, and then I can see that this is y equals to mx, right? And then if we are doubling the Young modulus, अगर आपने इसको 2e कर दिया तो your steepness of the graph should become double. It should become double gradient. तो भाई डबल ग्रेडियंट कैसे दिखाएंगे? डबल ग्रेडियंट हमारे पास हो जाएगा, यानी व्हाट आई कैन डू इज कोई भी अच्छी सी वैल्यू चूज कर लेते हैं, बस उसे गुजारना ना. ओके, I am drawing like this. बस बस ये नहीं करो, कचरी नहीं करो, इसको हटा दो मेरे बच्चों, we don't have time. अच्छा, ये लो, मैंने ये बना दिया है. ठीक है, कैसे देख के बनाया? बहुत ही सिंपल था. मैंने ये देखा कि यार 0.5 इस पे जो है वो तकरीबन इधर आ रहा है ना, दिस इज 0.5, यानी अब इसी स्ट्रेन पे क्या आएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा. मैंने 0.5 का डबल कर दिया, यानी उतने ही रन में मैंने डबल द राइज कर दिया. यहाँ पे इतने रन में 0.5 का राइज था, मैंने उतने ही रन में मैंने 1 का राइज कर दिया. कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन? ओके, नो प्रॉब्लम्स. लेट्स गो आगे. इसका मतलब है ये जिसने भी सोल्यूशन किया है ये पीछे बहुत ही गलत सोल्यूशन किया है. दे हैव नो ब्रेन. अच्छा, अ न्यूक्लियस पी अंडरगोज अल्फा डिके टू फॉर्म न्यूक्लियस क्यू. अच्छा, जो सॉल्यूशंस आए ना, जो आपके पेपर से सॉल्यूशंस आए, अगर हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपका पेपर भी लीक होगा. मोस्ट प्रॉब्ली लीक शायद एग्जाम से पहले ना हो, लेकिन बाद में, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट ईयर भी पता नहीं कहीं से बच्चों के हाथ में पेपर लग गया था. और जो है ना, फिर बहुत सारे लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं कि वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, और फिर उसका सोल्यूशन डालते हैं. ठीक है, अब उसमें से जो सोल्यूशन आते हैं ना वो अक्सर बेशतर गलत होते हैं. ठीक है, तो आपका पेपर हो जाए, कोई पेपर आपको मिले और फिर कोई इवेंचुअली उसका सॉल्व सोल्यूशन करके भेजे, तो उस सॉल्व सोल्यूशन को मत देखिएगा. ठीक है, हो सकता है आपको डिप्रेशन हो जाए और आप सही बात करके आए हो. Nucleus P undergoes alpha decay to form nucleus Q. Nucleus P is undergoing alpha decay in forming this state. अच्छा, complete the equation for this decay. Complete कैसे करेंगे इस equation की decay को? हम सबको पता है alpha is 4 और हमारा ये होता है 2, राइट? ये हमने कर दिया 215 minus 4 यानी 211 and 84 minus 2 is 82. ठीक है, अच्छा. State the principle of conservation of momentum. What is the principle of conservation of momentum? 0.14 सही है, बिल्कुल सही है. हमने भी तो 0.14 ही लिखा है. Haven't we also written 0.14? मैंने 0.14 ही लिखा है ना, तो यही आंसर है, सही वाला ही लिखा है, गलत वाला क्यों लिखा हुआ तुमको? अच्छा, so we're going to say कि for a closed system the total momentum remains constant given no external
force acts on the system। ठीक है, सो ये इसका आ गया। दोनों कंडीशंस आपने लिखनी है, बिल्कुल सही रहा। दोनों कंडीशंस आपने लिखनी है इसमें, ठीक है। मोमेंटम में दोनों कंडीशन लिखनी है। बिफोर द डिके न्यूक्लियस पी हैज अ स्पीड ऑफ दिस मच, आफ्टर द डिके न्यूक्लियस क्यू इज स्टेशनरी। बिफोर द डिके न्यूक्लियस पी की स्पीड ये थी जी, जी अस्मा एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात। बिफोर द डिके न्यूक्लियस पी हैज अ डिके ऑफ दिस हैज अ स्पीड ऑफ दिस मच, आफ्टर डिके न्यूक्लियस क्यू इज स्टेशनरी। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल आफ्टर द डिके। ठीक है, सो हाँ खत्म हो गया हमदा, ठीक है वो खत्म हो गया। सो वी आर गेटिंग दैट द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियली वी ओनली हैड पी। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका, मास ऑफ पी इनटू द स्पीड ऑफ पी। पी का मास क्या है, पी का मास है 215 म्यू। ठीक है, बिफोर द डिके न्यूक्लियस पी हैज अ स्पीड ऑफ दिस मच। ठीक है, जीरो नहीं है मिसाल, अभी पी के पास वेलोसिटी है, पी फटा, क्यू स्टेशनरी हो गया, अल्फा पार्टिकल स्पीड से निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है अब इस केस में। अच्छा, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी का जो मास हो गया वो हो जाएगा 215 म्यू, 215 इंटू 1.6 इंटू 10 सॉरी 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27, ये आपके म्यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपका मास है। सर डिडंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दे डिडंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यस मार्ज, दे डिड नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो फिर क्या करेंगे हम, बताओ, फिर मैं ये कैसे डालूं उसको। म्यू, म्यू है, ठीक है, म्याऊ वाला म्यू। सवाल छोड़ो, नहीं कुछ भी नहीं करना। तुम अगर तुम्हारा पी वाला पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, इफ योर पी वाला पार्टिकल वाज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, तो और फिर एकदम से ये फटता है, ये आपका कुछ टाइम गुजरने के बाद ये पी एकदम से स्पॉन्टेनियसली फटता है, अल्फा पार्टिकल वाज द वन दैट गेट शॉट आउट, और क्यू अगर पीछे रह गया, सो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। पी की जो भी डायरेक्शन होगी अल्फा पार्टिकल की भी वही डायरेक्शन होगी, राइट, बिकॉज मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। अगर तुम इसको कहीं और भी किसी और भी लाइन ऑफ फंक्शन बनाते हो तो वो वही बात रहेगी, अल्फा हमेशा आगे शूट होगा, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली मिसाल, मोस्ट प्रॉब्ली, बट आई एम, हो सकता है कुछ ऐसी कोई स्पेशल चीज हो सकती है जिसमें अल्फा पार्टिकल शूट ना करे, हो सकता है, बट यस मोस्टली वही शूट आउट करेगा। ठीक है, तो हुआ ये है इस सवाल में, इसमें ये हुआ है, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम बस पी की वेलोसिटी डालो, अल्फा पार्टिकल की जो जिस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, उसका साइन खुद ब खुद आ जाएगा, राइट, बिकॉज हम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो हम उसकी खुद ब खुद आ जाएगी, वी डोंट नीड टू इवन बी कंसर्न अबाउट दैट। ये पी का इनिशियल मोमेंटम, क्यू और अल्फा पार्टिकल इनिशियली थे ही नहीं। फाइनल मोमेंटम क्या है, क्यू का फाइनल मोमेंटम 0 है, अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, मास इसका 4 म्यू, सो दैट शैल बी 4 टाइम्स 1.66 into 10 power minus 27 and then into the velocity of the alpha particle। ठीक है, अगर एक चीज नोट करोगे, मैं तुम लोग के लिए आसान कर दूं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो को अगर मैं यहां से हटा दूं, तो बेसिकली दैट एंड दैट विल कैंसिल आउट एंड यू कैन वर्क आउट द वेलोसिटी वेरी वेरी इजीली विद इन seconds। 1.72 into 10 power 7 according to Vishal, and this is too significant, so once again we shall give it to two significant figures। सही, कोई परेशानी यहां तक, एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन्स, इजी है, यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिर बाकी हम पेपर जो है वो कल करेंगे। अच्छा, ये ई क्या है, ब्लैक वाला ई, काला वाला ई कहाँ है, ई मेरी स्क्रीन में, तुम्हारी स्क्रीन में होगा, मेरे पास तो नहीं आ रहा है ब्लैक की, मुझे क्या पता तुम्हारा ब्लैक की क्या आ रहा है। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ द क्लास ग्रुप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंटेन्स अ न्यूट्रिनो। व्हाट्स दिस, दिस इज लेप्टॉन। ठीक है, दिस इज लेप्टॉन। ओके, a hadron p has a charge of +1। जी जी बिल्कुल खैर है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कैंसिल आउट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो पर गलत जाएगा। A hadron P has a charge of +1 e, where e is the elementary charge. The hadron P is composed of a down antiquark and only one other quark.
आइडेंटिफाई अ पॉसिबल फ्लेवर फॉर दिस अदर क्वार्क, ठीक है जी। सो +1 इसका चार्ज है, इसमें डाउन एंटी है। डाउन एंटी का मतलब क्या हो गया, +1/3। तो दूसरा वाला क्या होना पड़ेगा, दूसरा वाला ऑब्वियसली +2/3 होना पड़ेगा, विच इज यू कैन राइट अप, यू कैन राइट चार्म, यू कैन राइट टॉप, यू कैन राइट एनी ऑफ देम। सो लेट्स से अप, यू कैन आल्सो हैव रिटन चार्म, आप टॉप भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे पेपर में एक ही लिखना, होशियारी नहीं, डेढ़ होशियारी नहीं, स्लैश स्लैश करके आप नहीं डालोगे पेपर में, आप सिर्फ एक ही लिखोगे, ठीक है। देन स्टेट व्हाट टाइप ऑफ hadron is p, what type of hadron is this, it is a meson, ठीक है, बिकॉज ये एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बना हुआ है, बिल्कुल सही। Nucleus Q undergoes a radioactive decay to form nucleus R, emitting an antineutrino and another particle X as shown in the decay equation. State what particle is represented by X. What is X? It is a beta minus particle. ठीक है, अब आप इसको बीटा माइनस भी लिख सकते हो या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे तो एक ही चीज लिखना, ठीक है। दूसरा, कंपेयर द न्यूक्लियन नंबर्स ऑफ Q एंड R। न्यूक्लियन नंबर, इसका न्यूक्लियन नंबर और इसके न्यूक्लियन नंबर में क्या डिफरेंस होगा, दे शैल बी द सेम। बीटा माइनस की पहचान ही है, बीटा पार्टिकल्स की पहचान ही है कि न्यूक्लियन नंबर सेम है। कंपेयर द चार्जेस ऑफ Q एंड R, व्हाट आर द चार्जेस गोइंग टू बी, 1 मोर होगा, यस। अगर ये y है तो ये y+1 हो जाएगा। सो विल से r ग्रेटर नहीं लिखना, जब और स्पेसिफिक हो सकते हो बिल्कुल स्पेसिफिक होकर लिखना है कि r विल हैव 1+1 more charge than Q, ठीक। अच्छा, let's start with this. So by reference to the direction of propagation of energy, state walaikum assalam, state what is meant by a transverse wave. What is meant by a transverse wave? Displacement of particles perpendicular to the direction of propagation of energy. Very good. So the motion स्लैश या फिर वाइब्रेशन, अगर कोई बच्चा लिखे जैसे ऑन लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखे है, तो बिल्कुल बात सही है। द मोशन स्लैश वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एट द एंड ऑफ द क्लास मुझे याद दिलाना, मुझे तुम लोगों के मॉक के बारे में बात करनी है, क्योंकि तो मैं आपको फिर वो एंड ऑफ क्लास में इंस्ट्रक्शन दे दूंगा वो कैसे करना है कैसे नहीं करना। द स्पेस टेलीस्कोप इज डिजाइंड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ्स इन द रेंज 12 माइक्रोमीटर्स टू 28 माइक्रोमीटर्स। स्टेट द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर दिस रेडिएशन। इंफ्रारेड कह रहे हैं रोवेफा। सो 12 माइक्रोमीटर्स कितने हो गए, 12 माइक्रोमीटर्स हो गए 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और 28 माइक्रोमीटर्स क्या हो जाएगा, 28 इंटू 10⁻⁻⁶। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी 10⁻⁻⁶ या 10⁻⁻7 या 10⁻⁻6 वाली रेंज में अगर आंसर आता है तो चेक करना पड़ता है इंफ्रा है, विजिबल है कि अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। तो उसको हम जरा चेक कर लेंगे, इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेगा। नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 एंड देन 1 2 और 3 0, राइट। 12,000 इंटू 10⁻⁻9 विल बिकम 12,000 नैनोमीटर्स हो गया ये, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28,000 नैनोमीटर। सही कर रहा हूं मैं? अच्छा, क्यों लग रहा है कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, 1 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, नहीं सही है। सो 12,000 नैनोमीटर्स टू 28,000 नैनोमीटर, दिस सीम्स अ बिट बिग। एक सेकेंड रुकना, लेट मी जस्ट सी पावर, हाँ ठीक है, सही है। So yes, this is going to be in the infrared range, ठीक है। You guys are correct. This is going to be in the infrared range because जो है आपके पास क्या कहते हैं, हाँ तो उसको 10⁻⁻5 से भी कंपेयर कर सकते हो, इंफ्रारेड रेंज में ही है ये। बेसिकली याद रखना, इंफ्रारेड कहाँ से है, इंफ्रा जो है वो 10⁻⁻3 से लेके 10⁻⁻6 तक है, ठीक है। सो ये 10⁻⁻5 बनने राहिमा ने कहा कि जो है वो 1.2 इंटू 10⁻5 हो गया ये, या 2.8 इंटू 10⁻5 हो गया, यानी इंफ्रा में ही आ गया। या फिर इस तरीके से देख लो, 12,000 नैनोमीटर आ रहा है और ये 28,000 नैनोमीटर आ रहा है, विच इज वेल ओवर 700 नैनोमीटर्स या 780 नैनोमीटर्स, जो आपने उसके लिए याद किया होगा, क्या कहते हैं, फॉर योर रेड, ठीक है। मैं स्टक हो गया था, मेरी इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, व्हाट वाज द लास्ट थिंग डिड यू हर्ड, पता नहीं, हो सकता है वो इशू आ रहा है।
ठीक है, तो बस मैं ये बोल रहा था कि या तो इस तरीके से करके देख लो, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आइदर सी 1.2 इंटू 10⁻⁵, या फिर 2.8 इंटू 10⁻⁵, यानी इंफ्रारेड में हो गया, या फिर ये देख लो कि 12,000 नैनोमीटर्स या 28,000 नैनोमीटर्स इज वेल ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर्स फॉर रेड लाइट, जो हमने याद किया हुआ है, ठीक है, उससे काफी बड़ा है, तो ये इंफ्रारेड में ही हो सकता है, विजिबल लाइट वाले स्पेक्ट्रम में ये नहीं आने वाला। अच्छा, a detector on another space telescope detects an electromagnetic wave. The signal from the detector is transmitted to Earth and displayed on an oscilloscope as shown in figure 5.1. The frequency of the signal displayed on the oscilloscope is equal to the frequency of the directed electromagnetic wave. The time based setting आपको दी है नीचे ये रही। Calculate the wavelength of the detected electromagnetic wave. तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर v equals to f lambda डाल के हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं उसके, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फॉर फ्रीक्वेंसी वी नीड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे देखेंगे? वी कैन सी द टाइम पीरियड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम ओवर हियर टू ओवर हियर। ये कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस हो गए हैं, और मुझे पता है एक बॉक्स जो है वो इतने का है। सो बेसिकली माय टाइम पीरियड इज 6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻50, ठीक है। एंड देन टू वर्क आउट द फ्रीक्वेंसी आई कैन ऑल्सो वर्क इट आउट यूजिंग 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15, यानी मैंने 1 ओवर टाइम पीरियड कर दिया। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए वो फिर हम v इक्वल्स टू एफ लैम्डा में प्लग इन कर देंगे। v क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे निकाल ली होगी, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड इंटू लैम्डा, यानी बेसिकली इस वैल्यू को हमने 3 इंटू 10⁻8 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट आवर लैम्डा आउट। सो व्हाट इज द लैम्डा दैट वी आर गेटिंग? 9 into 10⁻⁻6, and we had two significant over here, तो मैं इसको 9.0 into 10⁻⁻6 meters लिख दूंगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई फील लाइक दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था ये। सर 5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 6 नहीं होगा? डिवाइड बाई 6 क्यों होगा? वाई वुड इट बी डिवाइड बाई 6? डिवाइड बाई 6 नहीं होगा। देखो 1, एक बॉक्स तुम्हें क्या दिखा रहा है राहिमा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट? क्या हो गया भाई तुम लोग को ऑसिलोस्कोप की? आई टुक अ क्लास 2 कि भाई ऑसिलोस्कोप कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से भूल गए तुम लोग सारे। बेसिकली इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर जो आपकी टाइम बेस की सेटिंग है वो क्या है? वो है 1 सेंटीमीटर आपको कितना दिखा रहा है? 5 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड दिखा रहा है, राइट। मुझे कितने पता है टाइम पीरियड कितना है मेरा? 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, यानी 6 सेंटीमीटर्स उसके अक्रॉस मेरा टाइम पीरियड है। सो टू वर्क आउट द टाइम पीरियड आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माय टाइम पीरियड वर्क्स आउट टू बी 6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है और 5 चॉकलेट है तुम्हारे पास, तो पैसे कितने निकालोगे? कितने पैसे दोगे दुकानदार को? 5 इंटू 10 दोगे। तो इसी तरह यहाँ पे अगर एक बॉक्स कितने का है और तुम्हारे पास 6 डब्बे हैं टिकरी, तो तुम कैसे निकालोगे पूरा टाइम पीरियड? 6 इंटू वो करके, राइट। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, हम ऑसिलोस्कोप वगैरह सब कुछ बता सकते हैं। सर प्लीज इसी का वाइगन रहमा, मैंने क्लास ली तो थी ऑसिलोस्कोप्स पे, जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आई टुक अ क्लास ऑन ऑसिलोस्कोप की रिवीजन। ऑसिलोस्कोप का हमने रिवीजन तो किया है ना? आई थिंक आई डिड अपलोडेड लेक्चर एज वेल। अच्छा, और अगर तुम्हें वाई गेन का करना है राहिमा, तो वही वर्किंग है, इट्स द सेम वर्किंग, वही कि 1 सेंटीमीटर तुम्हें कितना वाई गेन दिखा रहा है? लेट्स से इट इज शोइंग यू अ वैल्यू ऑफ लेट्स से वाई, तो वाई। और तुम्हें अगर निकालना है कि मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, फॉर एग्जाम्पल डिग्री मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, तो तुम्हें नजर आ रहा है कि वो 1 2 और 3 वाई के बराबर है, ठीक है। वही होगा, यूनिटरी मेथड है बस, बेसिकली दैट्स नथिंग एल्स। योर एम्पलीट्यूड इज ओवर 3 बॉक्सेस, यू नो द वैल्यू ऑफ 1 बॉक्स, 3 इंटू वाई हो जाएगा सिंपली। ज्यादा नहीं रहते फिजा, मैं ये पेपर कंप्लीट करा के फिर मैं एस्टिमेशन वगैरह करवा दूंगा तुम लोगों को। सही है रहमा, कोई प्रॉब्लम? वाई बेसिकली हाँ, मतलब वो होगा ना 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर या 2 मिली वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, ऐसे लिखा हुआ होता है वो कि वर्टिकल क्या वैल्यू है। ओके, अच्छा। फिर क्या है हमारे पास? कोहेरेंट विजिबल लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डबल स्लिट, ठीक है। एक सेकेंड, अभी हम करेंगे तो पता चल जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस अ पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.1, ठीक है। लाइट आ रही थी डबल स्लिट, 1.2 मिलीमीटर की आपकी स्लिट विड्थ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन है, और स्क्रीन पे आपको फ्रिंज पैटर्न दिखाया हुआ है, ठीक है। देयर आर 7 ब्राइट फ्रिंजेस
एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड। मतलब हमने ये बताना है कि ये कैसे ये ब्राइट एंड डार्क पैटर्न बन रहा है आपका फ्रिंजेस का। सो 3 मार्क्स के लिए आप इधर क्या क्या लिखोगे, क्योंकि ये तक सवाल इससे पहले कभी नहीं आया, ये सवाल नया सवाल है। तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट फॉर्मुलेट द आंसर, हाउ आर यू गोइंग टू गिव द स्पेसिफिक पॉइंटर्स कि इस तरीके से मैं लिखूंगा, मेरे 3 के 3 मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए। पाथ डिफरेंस, ठीक है, हम पाथ डिफरेंस का मेंशन कर सकते हैं, सही है। और इसके अलावा कोहेरेंट लाइट फॉर्म बाय डबल स्लिट, सही है। एक पॉइंट तो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव का हो जाएगा। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन में हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कर देंगे। मीटिंग सेम नेचर, मे बी नॉट दैट, मे बी थिंक ऑफ इट अ बिट लिटिल बिट मोर। देखो 3 मार्क्स में तुमने ऐसे 3 वैलिड पॉइंट्स देने हैं जो एग्जामिनर कहे कि इस बच्चे ने सारी बात पूरी क्लियर कर दी, ठीक है। उसको पता होगा कि वो 3 मार्क में, सपोज वो ये नहीं समझ रहा होगा इस बात को कि बच्चे को सुपर पोजिशन नहीं आती। ऑब्वियसली अगर आप फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बताते तो सुपर पोजिशन अंडरस्टूड सी बात होगी। तो एक बात आप लोगों ने बता दी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का बता देंगे और पाथ डिफरेंस का बता देंगे, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम कहते हैं कि वो एक बात हो गई, सही है। एक बात या 2 बात जितनी भी गिननी है एग्जामिनर को, चलो हम अभी मार्क्सिट में कहते हैं ठीक है ये एक बात हो गई। और क्या बातें लिखोगे इसके अलावा? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे, वेरी गुड, वी विल राइट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी रहे हैं, ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। सो हम लिखेंगे क्या क्या यहाँ पे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, सिंस इट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू डायफ्रैक्ट। और डायफ्रैक्ट ऐसे कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट अब आपके पास आ गई है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये वाली बात क्लियर करनी है एग्जामिनर को, यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे और फिर पार्ट डिफरेंस के लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वगैरह वगैरह उन सब चीजों का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर शुड स्टार्ट ऑफ विद as the light is incident on the slits, it spreads into its geometric shadow from both slits. 2 coherent sources of light are produced that superpose and form an interference pattern, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे कि जहां पे पाथ डिफरेंस एन लैम्डा था वहां पे कंस्ट्रक्टिव हुई, यानी आपको ब्राइट फ्रिंज दिखी। और जहां पे आपका पाथ डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा था वहां पे आपके पास डिस्ट्रक्टिव हो गई, वहां पे आपको डार्क फ्रिंज दिख रही, ठीक है। सो द पॉइंट्स at which path difference equals to n lambda results in a bright fringe due to constructive interference and the points where path difference equals to n plus half lambda results in dark fringe due to destructive interference। ओके, सो ये मेरे हिसाब से शुड बी ए कंप्लीट 3 मार्क आंसर, जिसपे एग्जामिनर को कोई भी हाथ नहीं पहुंचेगा कि आपका कोई भी मार्क उड़ाए, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने डायफ्रैक्शन लिखा, 2 कोहेरेंट सोर्सेज का लिखा, वो सारी बात क्लियर करी, फिर मैंने आगे सुपरपोजिशन वगैरह का लिखा। ये 2 पार्ट्स हो गए इसके आंसर के। हो सकता है आपके एग्जाम में किस चीज वाला है कि एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कैसे वो आपके पास ऑर्डर वाला पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें भी आप ये लिखोगे कि जैसे जैसे लाइट वहां से गुजरती है तो अपने ज्योमेट्रिक शैडो में फैलती है, डायफ्रैक्ट करती है, फिर आगे जाके वो सुपरपोज करती है एंड उसमें फिर हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ये वाला आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके पेपर में कुछ ऐसा ही सवाल आए, ठीक।
The distance between the centers of the bright fringe X and bright fringe Y in the pattern is 10.2 millimeters. The slit spacing is this. The distance from the slits is this. Calculate the wavelength. We all know double slit का एक ही फॉर्मूला है, X equals to lambda d over a. ठीक है, आज पता नहीं ये राइटिंग नहीं हो रही मुझसे, समथिंग रॉन्ग टुडे. अच्छा, नहीं अभी फेब मार्च की एमएस नहीं आई. तो अब हमारे पास क्या है? अच्छा, ब्राइट फ्रिंज एक्स से लेके ब्राइट फ्रिंज वाई. अच्छा, हमने ब्राइट फ्रिंज एक्स से लेके ब्राइट फ्रिंज वाई दोबारा से बता दो इब्राहिम को. ये कितना हो जाएगा? 10.2. दिस इज 1 2 3 4 5 6. ठीक है जी, 6 है, 6x आ रहा है इसमें. ठीक है, ये बात याद रखना कि ब्राइट फ्रिंज टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इज x. सो आई गॉट 1x 2x 3x 4x 5x 6x. ठीक है जी. सो बेसिकली 10.2 मिलीमीटर 6x के बराबर है. So let's write this down, that 10.2 into 10 to the power minus 3 is equals to 6x. So basically x equals to 10.2 into 10 power minus 3 divided by 6. ठीक है, विशाल आंसर देने के 1.7 into 10 power minus 3 आ रहा है. And then we can work out lambda. Distance d क्या है हमारा? 3.1 and your slit spacing is 1.2 into 10 power minus 3. Work out the lambda and give me the value. They've written there are 7 bright fringes. Yes, and between 7 bright fringes, Rahima, कितने x आ रहे हैं? 1x 2x 3x 4x 5x 6x. ठीक है, 7x नहीं आएंगे. 7 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में, उनके बीच में यानी 6 गैप आ, 6x आ रहे. तो इसीलिए मैंने 6 से किया. ठीक है, डायग्राम दी हुई थी, उसमें डायग्राम में देख के फिर डालना होगा. अच्छा, हमारे पास कितनी आ रही है? 6.58 into 10 to the power minus 7 meters we are getting. So this should be 6.58 into 10 power. अच्छा नहीं, एक सेकेंड, 2 सेकेंड में करना है बस, 2 सेकेंड यानी 6.6 लिख लेते हैं बस. That should be my final answer. ठीक है, होपफुली इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. I got 0.23 कहाँ पे? 6.58 ही आ रहा है. The answer is 6.58. ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक होगी यहाँ पे, तुमने यहाँ पे 7 पे डिवाइड कर दिया, तो हो सकता है वो ये आंसर इस्तेमाल कर लिया गलती से. अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज द लाइट इज रिप्लेस्ड बाय. राहिमा, पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक करी है तुमने. ठीक, अच्छा मैं ये देख लूं जरा, ये सही किया है. 10.2 into 10 power minus 3. हाँ सही है, बाकी सारी चीजें सही हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी राहिमा. अच्छा, the light is replaced by different visible light with a shorter wavelength. State how the new fringe separation will compare to the original fringe separation. हमने क्या किया है? हमने एक shorter wavelength इस्तेमाल करना शुरू कर दी है. They're asking you fringe separation पे क्या फर्क पड़ेगा. बहुत आसान क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन तो मैं आपको करवा करवा के थक चुका हूं. They will come closer. हम सबको पता है x equals to lambda d over a होता है, right? If the lambda becomes less, the x will also decrease. ठीक है जी. Sir, will the dark fringes be changed? The intensity is increased. नहीं हमदा, देखो डार्क फ्रिंजेस पे क्या हो रहा है हमदा? a माइनस ए हो रहा है ना, डिस्ट्रक्टिव है. इसका एम्पलीट्यूड उसके एम्पलीट्यूड से कैंसिल आउट हो रहा है, राइट हमदा? सो इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड ऑन बोथ ऑफ द स्लिट्स एट द सेम टाइम, हमदा इस बात की, उसकी बात की गहराई को समझना है कि अगर तुम्हारी जो लाइट पड़ रही थी दोनों स्लिट्स पे, तुमने उन दोनों के साथ ही इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट वैसा ही काला ही रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर हमदा तुम ये करती हो कि तुम एक स्लिट से जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ा दो और दूसरी स्लिट से इंटेंसिटी तुम थोड़ी सी कम कर दोगी, तब वो डिस्ट्रक्टिव वाला कंप्लीटली जीरो आंसर नहीं देगा, तो हल्की सी ब्राइट हो जाएंगी तुम्हारी डार्क वाली फ्रिंजेस. ठीक है, अगर यहां से दोनों जगहों से सेम इंटेंसिटी है, तो चाहे जो भी हो इंटेंसिटी, बड़ी भी हो कम हो जो भी हो, तुम्हें जीरो मिलेगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड डार्क फ्रिंज पे. लेकिन अगर ये डिफरेंट है और ये वाली डिफरेंट है, तो यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा, बल्कि कुछ वैल्यू होगा, छोटा वैल्यू, जो हल्का सा ब्राइट कर देगा उस डार्क फ्रिंज. ठीक है हमदा? ओके गुड. सो वी विल से इट विल डिक्रीज. फिर क्या है हमारे पास? A stationary wave is formed on a stretched string AB as shown in figure 6.2. P, Q, R are points on the string. On figure 6.2, draw a cross to show the position of a node. तो भाई हमने नोड की एक पोजीशन
जो है वो कर देनी है मार्क, तो ये रही नोड, एक नोड यहाँ पे आ गया, या आप नोड यहाँ पे मार्क कर दो, या आप यहाँ पे मार्क कर दो, या आप यहाँ पे मार्क कर दो, जहां पे भी आपका दे लो। इसमें बोला हुआ है सिर्फ एक नोड दिखाना, तो आप एक ही जगह मार्क करना, दैट्स इट। ठीक है। हम द रीजनिंग किसकी, इंटेंसिटी वाले की, इसकी इंटेंसिटी की, उसकी रीजनिंग ये है मेरा बच्चा कि तुम्हें पता है ना इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर है। if you're going to increase the intensity, the amplitude is going to increase. If both intensities are same on the slits, so final भी पहुंचते हुए वो a minus a बिल्कुल जीरो कर देगा। इवन अगर 2a minus 2a तो जीरो, 3a minus 3a जीरो। ठीक है। लेकिन अगर एक की ज्यादा है, यानी मतलब एक की 2a आ रही है, दूसरे वाली की सिर्फ a आ रही है, तो फिर रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, a हो जाएगा बल्कि। राइट। सो बेसिकली माइनस ही होगा डिस्ट्रक्टिव में, लेकिन अगर एक की एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दूसरे की एम्पलीट्यूड कम है, तो फिर कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। सही है, उसमें से फिर कुछ एम्पलीट्यूड आपके पास बच रहा हो, तो इसको नोट डाउन कर लो कहीं, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री, राइट, बिकॉज दिस इज स्टेशनरी वेव। दिस इज अ स्टेशनरी वेव, यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द ट्रांजिशंस। स्टेशनरी वेव में इन द सेम लूप योर फेज डिफरेंस इज 0 डिग्रीज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर दे आर इन ऑपोजिट लूप्स। ऑपोजिट लूप्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट लूप्स में फेज डिफरेंस हमारा 180 डिग्री होता है इन अ स्टेशनरी वेव। ठीक है। आसान फसान क्वेश्चन थे इसमें, वेव्स और सुपरपोजिशन वाले, तो उसमें तो कुछ भी नहीं सोचना था, सिवाय इसके शायद इसमें हो सकता है कोई बच्चा 1-2 मार्क्स लूज कर जाता था, बाकी तो आई डोंट फील लाइक नथिंग वाज हार्ड। अच्छा, यस, स्टेशनरी वेव में सिर्फ और सिर्फ 0 और 180 होते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दैट, energy converted per unit charge from what to what, from electrical energy to other forms of energy. Very good. So you can write work done per unit charge in converting electrical energy to other forms of energy. ठीक है। अक्रॉस एक कंपोनेंट, हमदा ये वाली याद कर लो, इसमें तुम्हारे कभी मार्क्स लूज नहीं होंगे। इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस का याद कर लो, और ईएमएफ का याद रख लो कि एक बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट वे यू विल नेवर गो रॉन्ग, और उसमें आसानी भी रहेगी तुम्हें। सही है। अच्छा, और इसके अलावा इसको आप ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ, मतलब एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वैसे भी लिखा जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखना जरूरी है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते, या फिर एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। अच्छा, a cell of electromotive force EMF 1.8 volts and internal resistance R is connected in parallel with a resistor of resistance 6.0 ohms and a filament lamp as shown in figure 7.1। ठीक है, आपके सामने पूरा सर्किट। The switch S is open, the ammeter reading is 0.25 amperes. Determine the internal resistance of the cell। कैसे करूं, V equals to E minus IR। अच्छा, V equals to E minus IR भी कर सकते हैं, और मैं टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस भी कर सकता हूं। मैं टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस कर रहा हूं। ठीक है, बिकॉज दैट इज मोर इजियर इन दिस केस। टोटल वोल्टेज क्या है, 1.8 वोल्ट्स है, सो दैट इज 1.8 वोल्ट्स। टोटल करंट क्या है सर्किट में, टोटल करंट जो है हमारे सर्किट में 0.25 एम्पेयर्स है, सो दैट शैल बी 0.25। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि नीचे वाला सर्किट इज नॉन एग्जिस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, यानी R प्लस 6 ohms, so that shall be 6 plus R, and then we can see 1.8 divided by 0.25 minus 6 equals to R। So what is the answer working out to be? बाय द वे, अलजेब्रा जिसको जैसे करना हो वो कर सकते हो, मतलब आप 0.25 को मल्टीप्लाई करके पूरा खोल के फिर तो भी कर लो, आपको जैसे करना हो अलजेब्रा। मेरा मेथड इज अ फास्ट मेथड, तो अपनी अलजेब्रा जैसे करते हो वैसे ही कर। अच्छा, 1.2 ओम्स आ जाती है हमारे पास हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट क्या है, एट टाइम t1 स्विच S इन फिगर 7.1 इज क्लोज्ड। ठीक है, इसके 3 नंबर, हाँ इसके फॉर सम रीजन 3 नंबर दिए हुए, तो फालतू में 3। चलिए दोबारा जूम कर दें, आई ग्लिच्ड आउट सर, जूम क्या कर दूं, ये लो। हाँ, इसके वैसे 3 नंबर कुछ ज्यादा ही दिए हुए, वैसे ये थोड़ा सा पेपर अजीब सा ही लग रहा है देखने से, थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा, मे भी शायद ऐसे ही लगता हो, या ये जो है वो। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद क्या है, एट टाइम t1 स्विच s इज इन फिगर 7.1 इज क्लोज्ड। ठीक है, टाइम t1 पे हम स्विच जो है वो क्लोज कर लेते हैं। टाइम t1 पे क्लोज, देखो स्विच s क्या था, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये करंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। करंट एम मीटर की रीडिंग जो करंट है वो दिया हुआ है। देखो कह रहे हैं टाइम t1 पे हम स्विच क्लोज करते हैं, उससे पहले जो रीडिंग होगी ये कौन सी रीडिंग है, ये वो रीडिंग है जो हमें पहले से बताई हुई 0.25 एम्पीयर वाली। सो बिफोर द स्विच वाज क्लोज दिस इज द 0.25 एम्पीयर वाली। तो ये थी भी। फिर इन्होंने टाइम t1 पे क्या किया, स्विच क्लोज किया, यानी नीचे इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब ये बंद होगा तो ये दोनों पैरेलल लग जाएंगे। ठीक है, एकदम से क्या हुआ, एकदम से करंट जो है वो शूट अप करा। शूट अप करने के बाद आहिस्ता 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 डिक्रीज करके कहीं ना कहीं जाके ये लेवल ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, इस लिहाज से इसको देख लेते हैं। स्टेट वेदर द ईएमएफ ऑफ द सेल आफ्टर T1 इज ग्रेटर देन, लेस देन और द सेम एज इट वाज बिफोर T1। तो ईएमएफ, अगर हम सेल की ईएमएफ की बात करें टाइम t1 से पहले और टाइम t1 के बाद, वो सेम होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। हमें अभी बात करते हैं, उसको सोचते हैं। अभी ईएमएफ का क्वेश्चन हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द ईएमएफ टाइम t1 से पहले जो ईएमएफ था और टाइम t1 के बाद जो ईएमएफ होगा सेल का, वो 1.8 रहेगा या कुछ और हो जाएगा? सेम रहता है। बैटरी का ईएमएफ या सेल का ईएमएफ चेंज नहीं करता। ठीक है, राहिमा, that is not that formula, वो अलग फॉर्मूला, that is terminal voltage equals to E minus IR। ठीक है, वो एक अलग फॉर्मूला है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करो उसको। ये तो टोटल, ये तो V equals to IR है। टोटल वोल्टेज को टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, V equals to IR, ओम्स लॉ। टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी जो बात हो रही है, हाँ कर सकते हो, कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें फिर तुम जब ये निकालोगे, आदिल डोंट डू दैट। तुम जब ये करोगे, जब तुम टोटल ये टर्मिनल वोल्टेज निकालोगे, तो टर्मिनल वोल्टेज तुम निकालोगे तो आई इंटू कैपिटल आर से निकालोगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो बेसिकली तुम्हारा इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज है। एंड देन यू प्लग इन ओके 1.8 एंड देन माइनस 0.25 एंड देन योर आर वॉट एवर इज दिस, और इसको भी तुम 0.25 इंटू 6 रखोगे। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा आंसर, से सही आएगा तो हम इधर -1.8 करोगे, डिवाइड बाय -0.25 करोगे, वही रेजिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, यू विल गेट द सेम। लेकिन बस इसका बात का ख्याल रखना कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो 6 इंटू 0.25 से करके आएगा। ओके, मैं राहिमा के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई तो उसको छोड़ दो, दैट्स नॉट द थिंग, वो तो उसको कंफ्यूज नहीं करो। सिर्फ राहिमा के लिए मैंने एक्सप्लेन किया दोबारा से। अच्छा, ओके, तो ईएमएफ की जब हम बात कर रहे थे, ईएमएफ की जब हम बात कर रहे थे, तो ईएमएफ तो सेम रहता है सेल का। ठीक है, वो चेंज नहीं करता। सो वी आर गोइंग टू राइट से इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। अच्छा, हामिद ने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है मुझसे कि सर करंट एकदम से शूट अप क्यों किया। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से आई थिंक यू गाइज आर बेटर सूटेड टू टेल मी द आंसर फॉर दैट। भाई करंट पहले तो 0.25 था, जैसे ही मैंने ये स्विच क्लोज किया है, ठीक है, सो व्हाई डिड द करंट एकदम से शूट अप, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? वेरी गुड रेफा। यस, एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है टोटल, एग्जैक्टली भाई। ये आपका जो है वो 6 ओम था, ठीक है, एंड ये आपका जो है वो क्या था, दिस वाज, यार डोंट चेंज द लैंग्वेज सेटिंग बार बार। ठीक है, इट्स नॉट फन, इट्स नॉट फनी। ठीक है, इट्स नॉट फनी, डोंट प्ले अराउंड इन द क्लास। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चीजों को समझ लो, फिर तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो बार बार। तो जो भी है ये फिनिश जो सेट कर रहा है, ये जैपनीज सेट कर रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बाज आ जाए अब। अच्छा, 6 ओम्स एंड लेट्स से, ठीक है, हमारे फिलामेंट लैंप की जो थी वो भी, उसकी भी कहते 6 ओम है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, चलो 6 ओम है। हम सबको पता है कि अगर पहले ये कनेक्टेड नहीं था, लेकिन एकदम से मैं इसको पैरेलल में लगा देता हूं, तो क्या होगा, 1/r प्लस 1/r होल इनवर्स आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, द दिस रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल एकदम से ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि पहले ये 6 ओम्स था, 6 ओम्स के साथ तुम जो भी चीज एकदम से पैरेलल लगाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी। और तुम लोग ये चेक कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, यू कैन चेक दिस, मतलब अगर हम 1/6 प्लस इवन 1/2 होल इनवर्स करते हैं, तो यू विल फाइंड आउट दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल ऑलवेज ड्रॉप। ठीक है, वो ड्रॉप ही करेगी। सही है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि जब चलता चलाता सर्किट हो, पहले से बना हुआ हो, और एकदम से कोई बंदा उठा के उसमें रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगा दे,
तो रेजिस्टेंस सर्किट की ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी टिप है विच माइट हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकर इन P1। सो हमने ये अंदाजा लगाया है भाई जब आपने ये करेक्ट किया तो आर इफेक्टिव आपकी एकदम से ड्रॉप कर गई। और जब हमारा आर इफेक्टिव ड्रॉप करता है हम सबको पता है क्या होता है, व्हेन द रेजिस्टेंस ड्रॉप्स द करंट इंक्रीजेस। ठीक है, व्हेन द रेजिस्टेंस ड्रॉप्स द करंट इंक्रीजेस। व्हाट आदिल, व्हाट फिनोमिनन, व्हिच फिनोमिनन? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम्स तो मुझे बता दो। ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम्स, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं ये चीज क्लियर कर दूं। और जो जो नई बातें सीखने को मिले आई होप तुम लोग नोट डाउन कर लिया करते हो या फिर अपने दिमाग में जरूर बिठा लिया करते हो उस वक्त क्लास में, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाई डिक्रीज आफ्टर T1, ये भी बहुत सवाल है कि T1 तक शूट अप तो कर दिया लेकिन फिर एकदम से डिक्रीज भी कर रहा है, मतलब अब T1 तक अब इसको एक हायर वैल्यू पे कांस्टेंट होना चाहिए था ना, व्हाई इज इट नाउ डिक्रीजिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अच्छा, अब उसके लिए जो रीजन होगा अगर हमें याद हो तो फिलामेंट लैंप इज नॉट लाइक अ फिक्स्ड रेजिस्टर, है ना? दिस फिलामेंट लैंप इज नॉट लाइक अ फिक्स्ड रेजिस्टर, राइट? सो व्हाट इज बेसिकली गोइंग टू हैपन इज कि जब करंट इसमें से फ्लो करेगा, जब करंट इसमें से फ्लो करेगा, है ना, तो क्या होगा, तो ये गर्माहट प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस हीट, हीट प्रोड्यूस करेगा तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगी, और जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, तो हमारी आर इफेक्टिव जो थी वो वापस से इंक्रीज करने लगेगी। द आर इफेक्टिव विल स्टार्ट टू इंक्रीज वंस अगेन एंड देन इवेंचुअली जो हमारा करंट एकदम से शूट अप किया था इवेंचुअली वो वापस से नीचे गिरना शुरू होगा, और फिर कभी ना कभी जहां पे अपना जो है वो फिलामेंट लैंप अपने ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग करंट पे आ जाता है तो उस पॉइंट तक जाके ये फिर वापस से स्टडी हो जाएगा। ठीक है, इज दिस ऑल्सो क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, दैट्स गुड। So by considering the effect of the lamp on the total resistance of the circuit, explain Rahima, the EMF is never going to change. ठीक है, सेल का EMF, बैटरी का EMF, it never changes, right? बिल्कुल ऐसा ही है। Explain the variation of the ammeter reading shown in 7.2. तो हम पहले क्या लिखेंगे? ठीक है, when the switch was closed, the filament lamp and resistor connected in parallel, which decreased total resistance, so current increased, या current shot up, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इंक्रीज लिख लो ज्यादा बेटर है। सो करंट इंक्रीज्ड रैपिडली। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखेंगे एज करंट फ्लोड थ्रू द फिलामेंट लैम्प, it heated up and so its resistance also started to increase. As a result, the total resistance of the circuit, as a result, the total resistance of the circuit once again starts to increase, and so the current decreases. Okay, आर इफेक्टिव का जिक्र कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आर इफेक्टिव लिखो, मतलब जैसे तुम कई दफा मेंशन करो ना आर इफेक्टिव को, तो उसके बाद लिख दो कि ये है क्या, या तो पूरा पूरा लिख दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में आर इफेक्टिव को नहीं लिखो, पूरा एक दफा लिख दो आर इफेक्टिव और पहले ब्रैकेट्स में लिख दो, फिर नेक्स्ट कभी भी इस्तेमाल करना तो फिर आर इफेक्टिव लिख दो, ठीक है, लेकिन पहले दफा तुम्हारी एक हिंट होनी चाहिए क्वेश्चन में कि तुम आर इफेक्टिव बोल रहे हो तो उससे तुम्हारा मतलब क्या है, ठीक है, तो या तो तुम टोटल रेजिस्टेंस लिख दो या फिर तुम इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखो, फिर आर एफ करके लिख दो।
तो यू कैन डू दैट अगर तुम्हारे पास आंसर में तुम्हारे पता है कि मैंने पहले नंबर मेंशन किया तो ये ठीक है सर। कांस्टेंट का लिखेंगे, कांस्टेंट का लिखेंगे, नहीं उसको छोड़ना, इतने 3 मार्क्स में नहीं जगह नहीं थी। विल द इंटरनल रेजिस्टेंस बी द सेम? यस, इट्स अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस ना। इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे बनाते हैं, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तरह बनाते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी फिक्स्ड ही रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं करती नॉर्मली। नॉर्मली स्पीकिंग मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चेंज नहीं करती, वो उसमें कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अच्छा, आई बिलीव दिस पेपर इज डन। ठीक है, क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन 5A, व्हाट अबाउट एबनॉर्मली? एबनॉर्मली में रेजिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, ठीक है, वो हम सबको पता है कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, तो वो हर चीज ज्यादातर फिलामेंट लैम्प वाला ही ग्राफ इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन 5A, wave motion perpendicular to movement of particles only. Wave motion perpendicular to movement of particles only. Only का क्या मतलब है इसमें? वेव मोशन नहीं लिखना। सबसे पहली बात तो तुम वेव मोशन अगर लिखोगी कि उस पे तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, उसने बोला डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी की बात करो, ठीक है। सो इज वांटिंग यू टू राइट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, सो यू से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे लिखो, ठीक है, जो वो जिसमें मांगे उसमें तुम्हें ऐसे लिखना है। अच्छा, or sort of a bit confused. Why did you take the VT as 6 when you used V equals to E minus I? I did not take it as 6. I did not take it as 6. अस्मा फिर 10 लिख दो, ठीक है, फिर 10 लिख दो। अच्छा, मैं 1 मिनट सारे क्वेश्चन आंसर कर दूं, 1 सेकेंड। राहिमा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब ये किसने पूछा है? मैंने देखो, मैं जब वीटी वाली अप्रोच कर रहा था, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं जब वीटी वाली अप्रोच मैंने तुम लोगों को करके दिखाई है, द ऑल्टरनेट वे टू डू द सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन दैट यू यूज द इक्वेशन दैट द टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज ऑब्वियसली ये वाला वोल्टेज होगा, और उसको अगर तुम देखोगे तो दैट इज द वोल्टेज ऑफ दिस 6 ohm resistor as well, ठीक है। So Hamza, I can work out the voltage, the terminal voltage by working out the voltage of the 6 ohm resistor. तो वो क्या हो जाएगा? 6 into 0.25, यानी इसकी resistance into the current will equals to E which is 1.8 minus I क्या है? I हमारा 0.25 है, और हमारी इंटरनेशनल हम निकालने की कोशिश करें। So ये हो जाएगा 6 into 0.25 minus 1.8 divided by minus 0.25. दैट इज योर इंटरनेशनल, ओके। अच्छा, और क्या है हमारे पास? 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेपर भी नहीं कर रहे हम, अभी एस्टिमेशंस करते हैं। वर्म होल फिनोमिनन इन एस्ट्रोफिजिक्स, अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें, तो डायफ्रैक्शन रेटिंग के थ्रू वाला बता दूं, ठीक है, बता देता हूँ। Isn't it E equals to VT minus IR? No, Raima. It is VT equals to E minus IR. दूसरे वाला फॉर्मूला, ये किसकी बात कर रहे हो? कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला? टोटल वाला? टोटल वाला हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। टोटल वाला जब तुम टोटल सर्किट के ऊपर बात करो तो फिर तुम तब कर लो टोटल वाला। मतलब जब टोटल की बात हो रही है तो तुम टोटल के हिसाब से कुछ करना हो तो तुम टोटल पूरा टोटल टोटल ले लोगे इसमें, ठीक है। तो टोटल वाला तो सिर्फ, ये टोटल वाला फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला अपनी ऑन पे नहीं है। बी इक्वल्स टू आई आर, ये इट्स जस्ट दैट आई एम यूजिंग इट फॉर द टोटल सर्किट, ठीक है। अब तुम अगर किसी रजिस्टर का इस्तेमाल करते हो तो बी इक्वल्स टू आई आर सिर्फ इस रजिस्टर पे हो गया, बस ये है इसमें, ये कोई टोटल वाला कोई फॉर्मूला अकॉर्ड नहीं है ये। अच्छा, 1 सेकेंड मशहूद, 1 सेकेंड। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हवाले से इब्राहिम लिख लो, बाकी बच्चे भी सुन लो। इब्राहिम पूछ रहे हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो आपके पास क्या कहते हैं, अगर ये आ गया कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का बता दो, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी भी देखा कि एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम क्या लिखेंगे? एज द लाइट पासिस थ्रू द स्लिट्स ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इट स्प्रेड्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिक शैडो एंड डायफ्रैक्ट्स, ठीक है, इतना लिख लिया। ये तो वही है जो हम देखते आ रहे हैं डायफ्रैक्शन वाली की, जो हम देखते हैं ना कि ये कैसे हो रहा है, और फिर आप उसके बाद लिख दो कि इट सुपरपोजेस एट सम पॉइंट्स एंड प्रोड्यूसेस ऑर्डर्स, बस ये हो जाएगा इब्राहिम इसका, ठीक है। तो मेन डायफ्रैक्शन वाली चीज मेंशन करोगे और फिर ये लिख दोगे सुपरपोजिशन की वजह से उसके ऑर्डर बन रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हीट इंटरनेशनल कुछ इफेक्ट डालेगा मशहूद? इन आर करंट इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट, बट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज जब भी रेजिस्टर गर्म होता है उसका टेम्परेचर, जब भी रेजिस्टर गर्म होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो अगर तुम रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर रहे हो, तो जब बैटरी गर्म होती है तो वो करंट कम देना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है।